कर लिया था, थर्मिस्टर को डिस्कस करना है। तो थर्मिस्टर को भी मैंने ब्रीफली आपको बता दिया था कि थर्मिस्टर बेसिकली क्या होता है। थर्मिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं और इनकी ये एनटीसी टाइप भी होते हैं और ये पीटीसी टाइप भी होते हैं। और ये भी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एनटीसी क्या होता है, जिनकी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और पीटीसी वो होते हैं जिनके पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यानी जब इनके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पीटीसी वो होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और एनटीसी वाइस वर्सा होते हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने से उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, सो हमने इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे, वो जनरली जो हमारे पास थर्मिस्टर का को मेकिंग का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम सिंटरिंग कहते हैं। सिंटरिंग के प्रोसेस के थ्रू हम बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स को, क्योंकि थर्मिस्टर जो उनसे हैं वो मेटल ऑक्साइड से बने होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। सो हम मेटल ऑक्साइड्स को सिंटरिंग के प्रोसेस के थ्रू थर्मिस्टर को बनाते हैं। और ये थर्मिस्टर, इसकी मैंने ये शेप्स भी आपको दिखाई थी कि जनरली हमारे पास बीड्स और इस की फॉर्म में होते हैं। और ये जो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो निकल के, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन के मेटल ऑक्साइड्स हो सकते हैं, और इनकी रेजिस्टेंस जनरली 0.5 ओम से 75 मेगा ओम तक वेरी करती है। अच्छा, सो यहाँ पर जो मेन हमारा लास्ट टाइम टॉपिक रह गया था, ये आपको बेसिकली जो इस टाइम एक कर्व नजर आ रहा है, ये आपके पास वही कर्व है जो कि एक एनटीसी टाइप थर्मिस्टर का होता है, एनटीसी टाइप का। अच्छा, हम थर्मिस्टर को जब भी पढ़ते हैं तो जनरली हम थर्मिस्टर के अंदर एनटीसी टाइप की ही बात करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो आरटीडी है ना, वो ऑलरेडी पीटीसी होता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। सो इसलिए थर्मिस्टर को उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए जनरली हम ऐसी एप्लीकेशन के अंदर थर्मिस्टर को यूज करते हैं जहां हमारे पास रिक्वायरमेंट कोई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यूज करना हो। सो इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके पास रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। सो दिस शोज कि ये एक एनटीसी टाइप का रजिस्टर। सो हमारे पास यहाँ पर जो ये एक जनरल फार्मूला उसने शो किया हुआ है, ये उस आउटपुट वोल्टेज का है कि आपके पास जो आप प्लॉट अगर बनाएं कि आउटपुट वोल्टेज का वी आउट का वर्सेस टेम्परेचर क्या प्लॉट होगा। तो अगर आप इस लाइन को नोटिस करें, ये जो इक्वेशन बन रही है ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लेकिन जनरली हमारे पास ये जो बिहेवियर है वो कोई स्ट्रेट लाइन का नहीं होता। ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक्स उसने शो की हुई है। थ्री टाइप की करेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास: रेजिस्टेंस टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक्स, और वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स, एंड फाइनली करंट टाइम करेक्टरिस्टिक्स। सो ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर उसने दो टाइप के थर्मिस्टर्स को डिस्कस किया हुआ है। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? जी मैम आ रही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक टाइप ए का थर्मिस्टर है और एक टाइप बी का थर्मिस्टर है। इसके अंदर आप और इसकी करेक्टरिस्टिक शो हुई है। डेफिनेटली ये एक एनटीसी टाइप के थर्मिस्टर्स हैं, क्योंकि इनकी आपको करेक्टरिस्टिक्स देख के अंदाजा हो रहा होगा। ये टेम्परेचर का एक्सेस है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो सी है वो डिक्रीज कर रही है। ये यहाँ पर आपको टाइप ए और टाइप बी की करेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में ये जो प्लेटिनम है, ये आपको पता है कौन सी टाइप का कौन क्या टाइप होती है, इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में प्लेटिनम को पढ़ा था। प्लेटिनम आपके पास आरटीडी के अंदर यूज होता है, और आरटीडी पीटीसी टाइप का होता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। हम रेजिस्टेंस, इसकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। बेसिकली वो इन रेजिस्टेंस टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक से कंपेयर कर रहा है कि अगर आपके पास एट द सेम टाइम आरटीडी हो, यानी प्लेटिनम हो, तो आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, बाहर देखने में इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, यानी इस टाइम स्लॉट के अंदर इसकी चेंज रेजिस्टेंस देखें तो ये बहुत कम है। यानी चेंज इन रेजिस्टेंस बहुत बहुत मामूली है, बहुत कम है। ये देखें ना, ये यहाँ पर ये लाइन जो सी इस टाइम कर्व बन रहा है करेक्टरिस्टिक का, ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस के। जबकि उसके उसके मुकाबले में अगर आप उसको थर्मिस्टर को नोट करें तो किसी इसी टाइम स्लॉट के अंदर यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा है। सो इस रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक से उसने बेसिकली ये शो किया है कि आपके पास जो थर्मिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर जो वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू आरटीडी मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, यानी प्लेटिनम। सो उससे 10 टाइम्स ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक की?
यस मैम। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेल्फ हीटिंग ऑफ थर्मिस्टर की हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम सेल्फ हीटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ये बेसिकली इसकी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस के अंदर, ये वोल्टेज ड्रॉप है एक्चुअली रेजिस्टेंस थर्मिस्टर के क्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, और ये आपके पास करंट है। सो यहाँ पर उसने ये बताया कि ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास वोल्टेज ड्रॉप किसी भी रजिस्टर के क्रॉस इंक्रीज करेगा जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही होता है ना, हमें पता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर करंट को लिया हुआ है, जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ तक तो इसका बिहेवियर लीनियर है ना, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस मैम। वोल्टेज के इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज कर रहा है टिल एक ऐसा पॉइंट आता है, ये वाला जो पॉइंट है सेंटर पीक, इसके बाद आप देखें ये वोल्टेज फॉल करना शुरू कर गया। ऐसे ही है ना, इस कैरेक्टरिस्टिक पे भी देखें वोल्टेज आपके पास, अब आपके पास वोल्टेज इंक्रीज नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली होता यह है कि जब आपके पास वोल्टेज करंट इंक्रीज करता है तो आपके पास, हमें पता है कि करंट इंक्रीज करने से हमारे पास आई स्क्वेयर आर लॉसेस बढ़ जाते हैं। आई स्क्वेयर आर लॉसेस बेसिकली हीट लॉसेस होते हैं। अगर आई स्क्वेयर आर लॉसेस बढ़ेंगे तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसे ही है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो जैसे ही आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है वैसे आपके पास, चूंकि ये थर्मिस्टर आपने एनटीसी टाइप का यूज किया हुआ है, तो हमें तो पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। तो आपके पास किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टर के क्रॉस अगर उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा ना, जी। कम हो जाएगा। दिस इज द रीजन कि आपके पास रेजिस्टेंस इस टाइम के ऊपर डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि उस वो खुद से सेल्फ हीट हो रहा है। वो सेल्फ हीट क्यों हुआ था? क्योंकि करंट इंक्रीज किया था और आपने वोल्टेज उसके वर्सेस इंक्रीज हो गया था, और वो यहाँ तक तो बात सही रही। उसके बाद ये हीट लॉसेस इतने बढ़ गए, आई स्क्वायर आर करंट इतना ज्यादा हो गया, लार्जर करंट्स के ऊपर ये बात करें कि टेम्परेचर बढ़ गया, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो आपके पास रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई जिसकी वजह से वोल्टेज डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है वैसे ही करंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ये पता है कि स्मॉल रेजिस्टेंस से करंट ज्यादा फ्लो करता है, ठीक है। अगर करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर और बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मजीद कम हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना। सो दैट्स वाई इस पीक के बाद अगर आप देखें तो ग्रेजुअली ये स्लोप मजीद कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस मुसलसल कम हो रही है और वोल्टेज मुसलसल डिक्रीज होता जाएगा। सो बेसिकली एक पीक के बाद आपके पास वोल्टेज मुसलसल डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। और व्हेन विल इट स्टॉप? ये रुकेगा कब? ये रुकेगा तब जब हमारे पास आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ना बंद होंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ना बंद होगा। टेम्परेचर बढ़ना कब बंद होगा? जब आई स्क्वायर आर लॉसेस को कांस्टेंट वैल्यू पर जाएंगे। सो आई स्क्वायर आर लॉसेस उतने ही हो सकते हैं जितनी के पावर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। सो हमें ये पता है कि थर्मिस्टर जो है ये एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। डेफिनेटली आप उसको पीछे से कोई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, कोई करंट दे रहे होंगे। सो वोल्टेज किसी सप्लाइड वोल्टेज के ऊपर आप जो अप्लाइड पावर है उससे ज्यादा तो ड्रॉप नहीं हो सकता ना, पावर डेसिपेशन उसके अंदर नहीं हो सकती। सो इसके अंदर उतनी ही हीट डेसिपेशन होगी, आई स्क्वायर आर लॉसेस उतने ही होंगे जितनी आपने इसको पावर अप्लाई की है। द मोमेंट ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं उस टाइम टेम्परेचर मजीद बढ़ना बंद हो जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो करंट भी मजीद बढ़ना बंद हो जाता है, और जैसे ही करंट मजीद बढ़ना बंद होता है यानी करंट सेल्फ सस्टेन सिचुएशन पे चला जाता है। तो ये जो सेल्फ हीटिंग का फिनोमेना आकर हो रहा था, ये सेल्फ हीटिंग है ना, क्योंकि थर्मिस्टर खुद से अपने आप को हीट कर रहा है। एक्सटर्नली आप किसी भी बॉडी की हीट को मैयर नहीं कर रहे, थर्मिस्टर किसी सर्किट में लगा हुआ है और खुद से वो अपने आप को हीट कर रहा है। सो इसको एक तो अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ सेल्फ हीटिंग क्या करते हैं कि आप उस हीट को या तो किसी हीट सिंक लगाएं, कोई फैन लगाएं जिससे आप उस हीट को थर्मिस्टर से दूर कर दें, सो दैट के अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज होने से रोकेंगे तभी आपके पास रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से रुकेगी, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से रुकेगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज नहीं होगा फर्दर।
ठीक है, सो इस फिनोमेना को हम इस तरह से टेक ओवर कर सकते हैं। सो इसी से रेलेवेंट हमारे पास एक और करेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम करंट टाइम करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। यहाँ पर उसने किसी पर्टिकुलर टाइम के वर्सेस करंट की सिचुएशन दी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें ये करेक्टरिस्टिक्स सम बट सिमिलर हैं। हमने इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिस्टर्स के अंदर देखी हैं। अगर आप देखें तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे पास जो करंट है वो कांस्टेंट हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना? यस मैम। करंट कांस्टेंट हो रहा है। सो करंट क्यों कांस्टेंट हो रहा है? अगेन वही जो सेल्फ हीटिंग हमने पीछे पढ़ी है, सेल्फ हीटिंग फिनोमेना, उसकी वजह से मैंने आपको बताया था करंट कब कांस्टेंट होता है, जब आपके पास आई स्क्वायर आर लॉसेस मजीद बढ़ना बंद हो जाते हैं। जैसे ये मजीद बढ़ना बंद होते हैं हमारे पास करंट कांस्टेंट हो जाता है, यानी स्टेडी स्टेट पे चला जाता है। सो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर करंट कांस्टेंट हो जाएगा, यानी सेल्फ हीटिंग के फिनोमेना के थ्रू वो कांस्टेंट करंट हो जाएगा। सो आपके पास ये टाइम करंट टाइम करेक्टरिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि कितने पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको उसको रिक्वायर्ड होगा अप्लाइड वोल्टेज को सेल्फ हीटिंग के फिनोमेना पे पहुंचने के लिए या स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचने के लिए, जब आपके पास करंट जो है वो मजीद बढ़ना बंद हो जाएगा। क्लियर हुई है ये बात? यस मैम। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो ये उसने पावर इन मिली वोल्ट्स की भी एक रीडिंग शो की हुई है। यहाँ पर भी वो ये इस पावर इन मिली वोल्ट से भी ये साबित हो रहा है कि आपके पास किस पर्टिकुलर पावर के बाद वो करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमें ये पता है कि आपके पास जो आई स्क्वायर आर लॉसेज है, सपोज जो भी आप पावर अप्लाई कर रहे हैं मिली वोल्ट्स के अंदर, अगर आपके डेसिपेशन हीट डेसिपेशन लॉसेज उसके इक्वल हो जाते हैं तो आपके पास ये जो सेल्फ हीटिंग का फिनोमेना है वो करंट को कांस्टेंट कर देगा। ठीक है जी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गई हैं? यस मैम। अच्छा, अब ऐसा है कि इस चैप्टर के अंदर बाकी तो सारी हमारी डिस्कशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना? जी मैम। अच्छा, अब बाकी इसके रह गए हैं न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट जो कल हमारी क्लास है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर है हमारा। सो उससे पहले आपने मुझे जो प्रॉब्लम्स बताए हैं वो तो आपने वही न्यूमेरिकल्स के बताए हैं, वो